let's start. हम लोग लास्ट क्लास में जो काम कर रहे हैं we were working on free vibrations of 2-degree freedom systems. और इसके अंदर we ended the lecture while solving this particular example problem. ठीक है. And okay, so हम लोगों ने अभी जो काम करना है इसमें जो चीज़ हमारी मिसिंग है हम वो कंप्लीट कर लेते हैं. And from there we will start our next topic, which is force vibration of 2-degree freedom systems. ठीक हो गया. तो जो एग्जाम्पल में थोड़ी सी चीज़ बाकी रह गई, so we'll complete that and then we'll move on to the part which we want to solve in the next topic. ठीक है. तो अच्छा, अभी हम जो एग्जाम्पल सॉल्व की थी हम इसको देख लेते हैं कि हमने क्या किया पिछले केस में. तो हमारी प्रॉब्लम के अंदर सबसे पहले भी assumed the degree freedoms x and theta. उन्होंने इनमें हमने सॉल्यूशन करना है. बट देयर इज अ मास m here, इसकी भी कोई ना कोई डिग्री फ्रीडम होगी, उसको हमने x2 अज्यूम कर लिया. अब हमारी जो सिस्टम जिसमें हमें सॉल्व करना है दैट्स स्टिल x and theta, बट इन ऑर्डर टू फाइंड द फोर्स इन द स्प्रिंग मुझे इसके दोनों एंड्स की डिस्प्लेसमेंट चाहिए होंगी. तो एक एंड की डिस्प्लेसमेंट तो x है जो कि मास m की डिस्प्लेसमेंट, जो दूसरा मास m है जो कि आपके बार के साथ कनेक्टेड है, इसकी डिस्प्लेसमेंट को हमने x2 अज्यूम कर लिया. अब x2 इज नॉट सपोज टू बी इन द फाइनल सॉल्यूशन, तो x2 का हमने निकाल लिया x2 को इन टर्म्स ऑफ थीटा, राइट. देन वी फॉर्म द इक्वेशंस ऑफ द टू मासेस, दोनों मासेस की इक्वेशंस लिख ली, दोनों को x और थीटा में कन्वर्ट कर लिया. वी एंडेड अप विद दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स इक्वेशन. सही हो गया. जिसमें हमारे पास कैपिटल M मैट्रिक्स जो है दैट इज द मास मैट्रिक्स, ये गिवन है. कैपिटल K मैट्रिक्स इज दिस वन. And the characteristic equation, once you form your matrix equation, you can directly write the characteristic equation using this determinant equation. कि आप determinant लेते हैं minus omega square m plus k का, and that determinant, of course, you know how to take a determinant. You can take it. थोड़ा सा simplify कीजिए, you end up with this equation for omega square. तो ये quadratic equation है omega square की, which we can solve. Right. तो जब हम ओमेगा स्क्वायर के लिए सॉल्यूशन करते हैं, वी फाइंड 2 ओमेगा स्क्वायर. एक हमारे पास 0.382 k upon m आता है, 2.618 k upon m आता है. यू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ द 2, यू फाइंड दैट ओमेगा 1 is 0.618 under root k upon m and omega 2 is 1.618 under root k upon m. इसको हमने बोला था, इन रेशियोज को जरा चेक कर लीजिएगा. दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर इन मैथ्स. Okay. Our equation then becomes, अगर मैं अपने नॉन सॉल्यूशन को मैंने सॉल्यूशन अज्यूम किया था x cos ओमेगा t, ठीक है, जो मैंने सॉल्यूशन अज्यूम किया है x sin ओमेगा t का जो मैंने सॉल्यूशन अज्यूम किया, उसको मैं जब प्लग इन करता हूँ तो मेरे पास x of t और थीटा ऑफ t की जगह पे सिर्फ एम्पलीट्यूड्स कैपिटल x और कैपिटल थीटा बच जाते हैं, which are shown here. अब इस पॉइंट पे आके we said कि since we know that the determinant is 0, these are no longer two independent equations. This is just one equation repeated twice. सही. तो आप इसमें x of theta को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते. तो what the maximum we can do is we can find one in terms of the other. अगर आपके पास एक इक्वेशन हो x और y में, तो आप x in terms of y तो निकाल सकते हैं, लेकिन x और y की एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं निकाल सकते. सेम काम यहाँ पे भी हो रहा है कि we can't actually find x and theta, but we can find theta in terms of x, and this is what we are doing. तो हमने theta upon x का रेशियो निकाल लिया. This ratio, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा आ रहा है तो हर ओमेगा 1 के लिए डिफरेंट निकलेगा, ओमेगा 2 के लिए डिफरेंट निकलेगा. This we did in the last class. और ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के लिए हमने R1 और R2 निकाल लिया. R1 और R2 क्या है? R1 और R2 हमारी मोड शेप्स डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है, कि अगर मैं ओमेगा 1 के ऊपर सिस्टम को वाइब्रेट करवा रहा हूँ, देन जो x और थीटा होगा उनके एम्पलीट्यूड्स आपस में रिलेटेड हैं. यू कांट हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, इंडिपेंडेंट एम्पलीट्यूड्स नहीं है थीटा और x के, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. और जो सिस्टम की वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड्स की वजह से जो शेप फॉर्म हो रही होती है वाइब्रेशन की, दैट इज नोन एज अ मोड शेप. तो ओमेगा 1 के ऊपर रेशियो R1 है, तो आपकी मोड शेप ये बन गई. अब नाउ व्हाट इज दिस थिंग? तो लेट्स जस्ट राइट दिस. ये क्या है?
there is something wrong. Let me just fix this thing. इसका साइज क्या है और क्या से उनका और यूजर जो है ना वो यूजर को कहता ही हो गया ना लेट्स से 5000 बाइट्स रिटर्न करो या एमबी से रिटर्न करो उसका एज अ पेज. Okay, just I'll stop the sharing. Give me 1 minute. There is something not right here. Right now it should be working. लेकिन अभी इसको इतना ना करें मेरे ख्याल में साइज इतना बड़ा नहीं है. लिमिट ना सेट करो क्योंकि रिकॉर्ड. राइट, तो हम ये बोल रहे थे कि जो हमारे पास ये जो टर्म निकल के आ रही है, दिस इज एक्चुअली द एम्पलीट्यूड थीटा इन द सेकंड मोड, एंड ये जो टर्म निकल के आ रही है दिस इज द एम्पलीट्यूड थीटा. ये कैपिटल थीटा बना रहे हैं, इस तरह लिख लेते हैं कैपिटल थीटा आप जब हाथ से लिख रहे होते हैं, ठीक है. And this is the value or the amplitude of theta of t when the system is vibrating at the first natural frequency. तो ये first natural frequency पे theta का amplitude है, ये second natural frequency पे theta का amplitude है, and these are defined in terms of the amplitude capital X because X और theta related है, ठीक है. हमने ये काम कर लिया था. Then we said कि जो complete solution होगा system का, this is actually the sum of the two mode shapes, ठीक है. कोई भी, this is true for any system, चाहे वो आपका actual कोई physical system भी हो, any vibration in any system can be defined in terms of its mode shape. अब हर mode shape का जो contribution होगा वो different होगा. For example, आपके पास दो mode shapes हैं, इनमें एक mode shape का contribution x1 से control हो रहा है, दूसरी mode shape का contribution x2 से control हो रहा है. अब x1 और x2 के जो magnitudes होंगे for any vibration they will change. And by changing x1 and x2, you can define any vibration of a 2-degree freedom system. So this is one way of defining free vibrations in systems, and this is true for anything. तो हम लोग जब बहुत बड़े systems होते हैं, for example एक automobile है जिसके अंदर infinite number of degrees of freedom है, उसकी chassis की बात करें अगर, तो you have infinite number of degrees of freedom, you actually have infinite number of natural frequencies, but not all natural frequencies contribute the same amount in the vibrations of a body, ठीक है. ये this is not directly relevant to the discrete systems we are talking about, ये continuous systems में होता है, but I just wanted to realize कि ये important चीज़ है. तो होता क्या है, हम instead of saying कि हम infinite number of natural frequencies निकालें और infinite number of mode shapes से system को represent करें, हम ये कहते हैं using some techniques, okay, let's find out कि system की सबसे important, let's say 10 natural frequencies, सबसे important 10 mode shapes कौन सी हैं. And if we can find those out, and then we can define our vibrations in terms of only those 10 natural frequencies. And if we did our selection rightly, then our solution would be actually pretty accurate. So we might be 90-95% accurate in defining the exact vibrations of the system by actually considering only a very limited number of mode shapes. और मैं ये 90-95% भी lower side पे बोल रहा हूँ, you can actually get very close to the accurate value. ठीक, तो मोड शेप्स की और नेचुरल फ्रीक्वेंसीज की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. एक तो इंपॉर्टेंस ये भी है कि यू आइडेंटिफाई के सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसीज क्या है, तो यू कैन अवॉइड दोज प्लेसेस, उनके सराउंडिंग ही आपकी जो है ना वाइब्रेशंस हो रही होती हैं, डिपेंडिंग क्या डैम्पिंग कितनी है उससे थोड़ी बहुत जो वेरिएशन आएगी, यू कैन फाइंड दैट आउट. बट more than that, you can define any vibration in terms of the mode shape. That is more important, because अगर आप सिस्टम की मोड शेप्स निकाल लेते हैं, then you know the basic ingredients of vibration of any system, and you can just add them or add those ingredients in different ratios to generate any number of vibrations you want. So that's the idea of the mode shapes. अब इसके बाद जो फाइनल पार्ट था इस क्वेश्चन का, which was कि हमने निकालना to excite specific mode क्या इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी इस सिस्टम के अंदर, ठीक है. तो फॉर दैट लेट मी जस्ट गो बैक टू द स्लाइड्स एंड शो यू कि हमने इसमें किया हुआ क्या था फॉर अनदर सिस्टम. तो लेट्स कम हियर, सेट के ओके हमारे पास
एक सिस्टम है, ठीक है, वही सिस्टम जो कि हम लेके चल रहे हैं। इसकी हमने इसकी जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज वगैरह ऑलरेडी निकाली हुई हैं। उसकी we more shapes भी निकाली हुई हैं in the previous let me just go back to show you कि हमने क्या काम किया था एग्जांपल नंबर 1 में। एग्जांपल नंबर 1 में हमारे पास ये सिस्टम था, 3 स्प्रिंग्स हैं, बीच में 2 मासेस लगे हुए हैं, सारे स्प्रिंग्स सेम है, सारे मासेस सेम है, and we actually solved for omega 1 and omega 2, and then we solved for the mode shapes and the कंप्लीट सॉल्यूशन वी रोट कि कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा वो सिस्टम का किस तरीके से निकल रहा होगा। तो ओके वी डिड नॉट राइट इट, तो हमने सिर्फ x1 और x2 निकाल के यहाँ पे छोड़ दिया, राइट। देन वी सेड ओके नाउ वी नो कि x1 और x2 इज एक्चुअली गोइंग, जो कंप्लीट सॉल्यूशन है सिस्टम का दैट इज गोइंग टू बी ए सम ऑफ द टू मोड शेप्स। तो हमने ये बात आगे भी लिखी हुई, तो वी आर सेइंग कि x of t is equals to x1 of t plus x2 of t, where x is actually a vector, ठीक है, ये वेक्टर है जो कि दोनों x1 और x2 दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, बल्कि इसको 1 और 2 को हम यहाँ नहीं लिख रहे, we are writing that in the superscript to highlight the mode shape. So this is one mode 1 and mode 2, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल सॉल्यूशन है x1 x2 का, that is the first mode plus the second mode। अब हम ये कह रहे हैं कि what initial conditions to apply so that one of them becomes 0, what can I do? So that's the next example जो हमने की थी, उसको हमने किया हुआ है, बस I just want to revise it before I solve the numerical the problem that we are handling right now. तो हम x1 x2 given है, हमें पता है complete solution x is a sum of the two modes, and then we know कि x1 of 1 जो मेरे पास पहली जो मेरे पास मास है जिसकी डिस्प्लेसमेंट x1 of t है, इसका एम्पलीट्यूड x1 है, तो in the first mode that amplitude becomes x11, सही। इसका एम्पलीट्यूड इस फॉर्मूले से निकल के आता है। Now if I want x11 to be 0, then there can be some conditions. Similarly, if I want x12 to be 0, there will be some conditions, सही। अगर मुझे अपने सिस्टम को फर्स्ट मोड में ऑसिलेट करवाना है, तो लेट्स से कि मेरा सॉल्यूशन, लेट मी जस्ट राइट दैट हियर अगेन कि x of t is equals to x1 of t plus x2 of t. If I want कि मेरा सिस्टम से फर्स्ट मोड में वाइब्रेट कर रहा हो, then x2 of t needs to be 0. In order for x2 of t to be 0, I want this to be 0. x1 of 2 needs to, if x1 of 2 is 0, then this entire thing is 0. x2 पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ठीक। And what are the conditions कि x1 of 2 0 हो जाए? आपके पास दो टर्म्स आ रही हैं यहाँ पे, दोनों स्क्वायर हो रही हैं, तो दे आर एक्चुअली एडिंग टुगेदर। तो यू कांट से कि ये पूरा का पूरा जो है इनका सम 0 हो जाए, बिकॉज सम विल नेवर बी 0, ठीक है, सम तो 0 नहीं होगा कभी भी। तो व्हाट इज एक्चुअली गोइंग टू बी 0 इज ईच ऑफ दीज टर्म्स इंडिविजुअली, वो तो 0 हो सकती है, लेकिन पूरा का पूरा आपका सम को हम 0 करने की बात नहीं कर सकते, बिकॉज दे विल नेवर कैंसिल ईच अदर आउट। तो आपको इसको अलग से 0 सेट करना है और इसको अलग से 0 सेट करना है। तो if I set each of them to be 0, we find out that x2 of 0 should equal r1 x1 of 0. Similarly, x2 0 dot should equal r1 x1 0 dot. सही। तो सेम थिंग यू कैन डू इफ यू वांट टू एक्साइट द सेकंड मोड। सेकंड मोड एक्साइट करना है तो फर्स्ट मोड का जो एम्पलीट्यूड है x1 of 1, दैट नीड्स टू बी 0, सही। दैट्स आइडिया जो हम करना चाह रहे हैं। तो लेट्स गो बैक टू द प्रॉब्लम दैट वी हैव, एंड इन दिस केस मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए, हमने सेम काम करना है, तो वी कैन जस्ट मूव दिस हियर। तो what we want to do is कि हम चाह रहे हैं to excite only the first mode, which means कि आपकी पूरी वाइब्रेशन जो है वो फर्स्ट मोड में होगी, सेकंड मोड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इस पर्टिकुलर केस में अब आपके पास x1 और x2 नहीं है, अब आपके पास x और थीटा है, ठीक है। और हम अपने जो सॉल्यूशन लिख रहे हैं, the solutions are written in terms of capital X, थीटा को हमने x के टर्म्स में लिख दिया।
तो हमारे पर्टिकुलर केस में अगर फर्स्ट मोड को हमें एक्साइट कराना है तो x2 नीड्स टू बी 0. रिमेंबर आपके केस में x1 और x2 की जगह पे यू हैव x एंड थीटा. ठीक है, तो जो एग्जांपल स्लाइड्स में गिवन थी उसमें x2 को इन टर्म्स ऑफ हमने x1 की फॉर्म में लिखा था. ठीक है, x2 को हमने फॉर एग्जांपल द फर्स्ट mode x2 is equals to r1 x11. Now we are writing theta in the first mode equals to r1 in terms of x1. अब हमारा x1 x2 नहीं है, सिर्फ x और theta है. तो we just want to set x2 equals to 0. In order to set x2 equals to 0, again हमारे पास दो यहाँ पे parts आ रहे हैं. Both of them need to be 0. So we have minus r1. अब x1 x2 तो नहीं है, तो just x0 plus theta 0 equals 0, and we have, sorry, since I want to set x2 equals to 0, this needs to be r2. I made a mistake. ठीक है, तो ओके नहीं यार सही तो कर रहे हैं. दिस इज r1, इसमें r1 आ रहा है सेकंड वाले में. ठीक है, तो we have r1 x0 dot equals to x थीटा 0 डॉट. ठीक है, तो ये दो कंडीशंस आपके निकल के आ रही हैं. क्या हमारे पास r1 r2 की वैल्यूज हैं? वी हैव वैल्यूज ऑफ r1 एंड r2. तो हमने r1 r2 यहाँ पे निकाल के रखा हुआ. तो r1 इज एक्चुअली 1.618 अपॉन l. तो अगर मैं इसको सेट कर दूं तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि थीटा नॉट नीड्स टू बी 1.618 अपॉन l टाइम्स x नॉट, एंड थीटा नॉट dot needs to be equals to 1.618 upon L x naught dot. अब इसमें एक चेक देखें सिंपल सा. वो चेक ये है कि इधर आपके पास जो x10 x20 था, they were in the same unit, both of them were in meters. तो r जो आपका निकल के आ रहा था, it was only number, it was just a number. This time around your r had a number 1.618, a numerical value, but it also has a dimension L. Why is this dimension needed? Because आपके पास जो दोनों साइड पे यूनिट्स हैं वो डिफरेंट है. एक साइड पे आप रेडियंस में बात कर रहे हैं, एक साइड पे आप मीटर्स में या फिर लेंथ की यूनिट्स में बात कर रहे हैं. एंड मल्टीप्लाइंग x with r actually changes the dimension because आपने r के यूनिट्स पर मीटर डिफाइन किए हुए. तो this becomes meter upon meter, which gives you a dimensionless quantity, which is actually radians for us. And so dimensionally the equations are correct. So this gives us a little bit confidence कि ठीक है, हम जो approach ले रहे हैं at least in terms of dimensions चीजें ठीक है. This should always be your first check whenever you are solving in terms of symbols. ठीक है, इससे आपको एक confidence मिल. पहला check, अगर आपकी dimensions मैच नहीं हो रही, this means कि कहीं मेजर मसला हुआ है. Dimensions are the first check that you should perform whenever you derive something or get a result. कि आपकी dimensions मैच हो रही है कि नहीं हो रही. Dimensions मैच हो रही हैं, at least you get some confidence कि ठीक है, there is some correct way that you used to get to that point. ठीक है, हो सकता है उसमें फिजिक्स के सेंस में कोई मसला हो, but at least in terms of dimensions the things are correct. So in order to excite x1 यानी first mode, अगर मैं in order to excite the second mode, I would need to set x1 equals to 0, and you can use a similar approach for that. ठीक है, तो उसकी जगह पे आपके पास r2 x0 will be equals to theta 0. And similarly in terms of velocity, तो r2 की जो वैल्यू हमने निकाली थी ऊपर, which is I think is 618 minus 0.618 upon L. We can set that, and we can find out the relationship that we need in order to excite the second mode. तो ये idea है basically. इस numerical के अंदर what we did was we did the entire thing of the topic. पूरे topic की सारी चीज को कर लिया. हमने इक्वेशन भी डिराइव की, उसके बाद हमने मैट्रिक्स इक्वेशन लिखी, उसके बाद हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसीज निकाली, उसके बाद हमने मोड शेप्स बनाई, उसके बाद हमने इनिशियल कंडीशंस जो रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू एक्साइट सर्टेन मोड्स वो भी निकाली. तो वी डिड एवरीथिंग दैट वाज नीडेड टू बी डन इन दिस एंटायर टॉपिक इन दिस सिंगल प्रॉब्लम. तो ये प्रॉब्लम को प्लीज अटेम्प्ट कीजिएगा सो दैट यू गेट एन आइडिया कि इफ यू कैन डू दिस प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली देन यू बेसिकली गेट व्हाट इज हैपनिंग इन दिस टॉपिक. ठीक है,
तो कोई क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड हो तो लेट्स टॉक अबाउट इट, अदरवाइज I'll stop. ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज वी कैन जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. Right. Okay. So I'll include this part in the slides. ठीक है, मैं slides में वाली चीज डाल दूंगा. Right now I want to end this particular topic and I want to start the next one. अब अगला टॉपिक जो है, this is actually not going to be that difficult. I think this is updating it's uploading or something. So it will change in a minute. Right. So let's try this again. Okay, it's gone. ठीक है. So the topic is we want to talk about forced vibrations of 2 degree freedom systems. ठीक है, तो फ्री वाइब्रेशंस हमने पहले 1 डिग्री फ्रीडम की, उसके बाद हमने फोर्स वाइब्रेशन 1 डिग्री फ्रीडम की. अब नाउ वी वांट टू टॉक अबाउट फोर्स वाइब्रेशन ऑफ 2 डिग्री फ्रीडम सिस्टम्स. इसके अंदर वी आर गोइंग टू लिमिट आवरसेल्व्स टू हार्मोनिक फोर्सेस ओनली, मेनली. ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट बेसिक एक्साइटेशन और थिंग्स लाइक दैट. हम लोग इसको हार्मोनिक force के हद तक रखेंगे. We'll see what happens when we have harmonic force acting on 2 degree freedom systems. We'll talk about that, and we'll talk about something called vibration absorber. ठीक है, तो we'll talk about that as well. So after we finish this topic, you will be able to determine the steady state response of 2 degree freedom systems and the harmonic forces. You will be able to understand and determine the frequency response of 2 degree freedom system. हम frequency response पे already काम करते हुए आ रहे हैं. तो the plots that we had, in which we had R on the x-axis, R represented let's say non-dimensional frequency, because we are normalizing the frequency omega with omega n. तो ओमेगा चेंज करे तो R चेंज हो रहा था. तो those plots that we had in which x पे R था और y एक्सिस के ऊपर कोई रेशियो था, that those were actually frequency responses. So we want to make and understand the frequency response of 2 degree freedom systems, and then we want to talk about and design undamped vibration absorbers. इसको हम देखेंगे. This is a very interesting topic. ठीक है, तो let's proceed. हम लोग start करेंगे just by revising the equation that we already know. So we know this equation. इस system की equation हमने पिछले topic के start में develop की हुई है. तो the equation of this system are these. ये हमने पिछले topic में की हुई है, तो I'm not going to go through this again. ठीक है, ये topic में आप revise कर लीजिएगा पिछले topic से. The equations in this form are not important to us right now. What we do is we form the equations in terms of matrices. तो हम इस system को two equations को we convert them into matrix equations like this, where we know now कि हमारे पास एक mass matrix है, एक damping matrix है और एक stiffness matrix है. तो this is the mass matrix, this is the damping matrix, and this is the stiffness matrix. पिछले टॉपिक में हमने क्या किया था? हमने कहा था there are no applied forces, so right hand side became equal to 0. Now that's not true. अब हमारे पास राइट हैंड साइड पे अप्लाइड फोर्सेस F1 और F2 भी आ रही. ठीक है, तो इफ द अप्लाइड फोर्सेस F1 F2 हार्मोनिक, तो हम लोग अज्यूम ये कर रहे हैं कि just to make our life easy, because if they are different then the solution becomes very complicated and we are not going to attempt that at this point. हमारे पास सेमेस्टर भी एंड हो रहा है. तो we are going to assume कि हमारे पास F1 और F2 दोनों जो है सेम फ्रीक्वेंसी के ऊपर अप्लाई हो रही है. एम्पलीट्यूड्स डिफरेंट है but the frequency is the same, so we are going to assume something like this कि हमारी forces small f1 यानी f1 of t is equals to capital F1 sin omega t and f2 of t is equals to capital F2 sin omega t. ठीक है, दोनों की frequency omega है. If we had a harmonic force, if we had just one equation, so let me just talk about this कि मेरे पास अगर let's say कि ये equation है,
इसका सॉल्यूशन हम क्या अज्यूम करते थे? इसका सॉल्यूशन हम कहते थे द सॉल्यूशन कुड बी कैपिटल X sin omega t minus phi ले सकते हैं, या फिर we can also take it like this. Where we know that these two forms are actually equivalent, we can convert from one form to the other. It is possible for us to do that, right? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाना, using either trigonometric identities or complex exponentials, we can go from one form to the other. So we are going to do a similar thing here. We are going to assume a solution. We are going to plug the solution back in the equation, and then from there we are going to find out the amplitudes. That's the idea. So we're going to assume that our solution is, since there are two variables x1 of t and x2 of t, ठीक, तो हमारे पास दो सॉल्यूशंस आएंगे. तो अब यहाँ पे जो सिंबल्स अज्यूम हुए हैं, जो हमने एम्पलीट्यूड यहाँ पे लिए हैं, तो कंसीडर कि ये x1 की बात हो रही है, ये x2 की बात हो रही है. जो दूसरी चीज लगी हुई, दिस जस्ट ट्राइंग टू शो कि आपने एक साइन और कॉस की दो टर्म्स दी हुई हैं, दोनों का सम किया हुआ है. सो we have one amplitude with sine and the other amplitude with cos. So this is just to show. So x11 and x12 both are amplitudes of x1, and x21 and x22 both are amplitudes of x2. Sine और cos की दो टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो. This is the case when you have damping. If you do not have damping, then we know that the phase angles will either be 0 or 180 degrees, which means you can just assume your solutions to be like this. अगर आपका एम्पलीट्यूड इन फेज होगा, ये हम कर चुके हैं काम टॉपिक 9 के अंदर, तो यू कैन गो एंड चेक दिस. अगर आपके पास एम्पलीट्यूड इन फेज होगा तो आपका जो एम्पलीट्यूड यहाँ पे अगर आपका सॉल्यूशन इन फेज होगा तो आपका एम्पलीट्यूड x1 और x2 दोनों पॉजिटिव निकल के आएंगे. अगर आपके सॉल्यूशंस 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज होंगे, देन योर सॉल्यूशन विल कम आउट टू बी नेगेटिव. ठीक है ना? तो जस्ट remember कि अगर हम without damping case assume कर रहे हैं तो the life actually becomes very easy. You only have two unknowns in that case. But अगर आपके पास damping system exist कर रही है, then you have four unknowns in the equation. ठीक है? तो we'll need to figure out a way to solve for four unknowns using these two equations. Equations हमारे पास initially दो ही हैं, but we will need to solve for four unknowns. So we'll see we can do it. We'll see how that is done. Of course, this solution जो है हम इनको pure sine या pure cos की फॉर्म में लिख सकते हैं by going from sine plus cos to sine omega t plus phi. We can do that using complex exponential approach or trigonometric identities. We have done this many times now. Right now, we are going to actually go with this solution. कि हम कहेंगे x11, x12, x21, x22 इन solutions की फॉर्म में हम solution complete करेंगे. x और phi हम of course निकाल सकते हैं, जो हम यहाँ पे combine करके कि pure sine में जा रहे हैं, तो we can find out the combined amplitude x1, x2, and we can find out phi1, phi2 in terms of these four जो हमारे पास यहाँ पे amplitudes आ रहे हैं, x11, x12, x21, x22. Can do that, but we don't want to at this point get into this. हम लोग अपना जो solution कर रहे होंगे वो ऊपर वाली दोनों equations की फॉर्म में कर रहे होंगे. ठीक है? So if we want to actually find out these, what can we do? We can take our assumed solution and we can plug that back into the equations of motion. तो उसके लिए हमें, अगर मैं इस solution को वापस अपनी main equation में plug in करना चाह रहा हूँ, then this means कि मुझे x1, x2 का vector भी plug in करना है, मुझे इसके फर्स्ट डेरिवेटिव का वेक्टर भी प्लग इन करना है, उसके सेकंड डेरिवेटिव का वेक्टर भी प्लग इन करना है. ठीक है? तो we'll do several examples जिसमें हम अनडैम्प्ड सिस्टम को भी देखेंगे और डैम्प्ड सिस्टम को भी देखेंगे टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है. सही? If I plug everything into this, अब मैंने यहाँ पे कुछ चीजें कलर कोड की हुई ताकि थोड़ी सी जो है आप लोगों को कुछ सेंस बन रही हो. सबसे पहले हमारी जो साइन और कॉस की टर्म्स हैं वो ग्रीन हाईलाइटेड है, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि साइन और कॉस चेंज हो रहा है. तो पहले में साइन है, दूसरे में कॉस है, फिर साइन है, फिर कॉस है, फिर साइन है, फिर कॉस. ये साइन कॉस की कॉम्बिनेशंस क्यों आ रहे हैं? बिकॉज हमने यहाँ पे क्या काम किया हुआ है, हमने बोला है कि हमारा जो
x1 of t और x2 of t का जो वेक्टर बन रहा है, दिस इज एक्चुअली दिस थिंग x11 x21 sin omega t plus x12 and x22 cos omega t. ठीक है, तो जब भी मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ x1 x2 वेक्टर का, तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा, दिस विल चेंज टू cos and there will be an omega outside and this cos will change to minus omega sin omega t. ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव लूंगा, then again something will change, but every time you should plug in this displacement vector or velocity vector or acceleration vector, you have two actual parts to it. एक sin का part है, cos का part है. तो अगर हम नेक्स्ट इक्वेशन पे, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो you'll find out कि मास मैट्रिक्स के साथ भी एक दफा साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, एक दफा कॉस, डैम्पिंग के साथ भी और स्टिफनेस के साथ भी, तो सबके साथ एक दफा साइन का मैट्रिक्स होगा, साइन का वेक्टर होगा, एक दफा कॉस वाला वेक्टर होगा. यानी साइन वाले वेक्टर में कह रहा हूँ x11 x21 को, कॉस वाले वेक्टर x12 x22 को. ठीक है, दोनों वेक्टर्स रिपीट हो रहे होंगे. लेट्स सी कि हमने मास के साथ, ये मास वाली टर्म है, ठीक है, और दो मास के वेक्टर्स हैं. ठीक है, इसके साथ एक दफा आपके पास x11 x21 sin ओमेगा t आ गया, x12 x22 cos ओमेगा t आ गया. ठीक है, वेयर इज दिस ओमेगा स्क्वायर कमिंग फ्रॉम? जब आप x of t का डेरिवेटिव ले रहे हैं दो दफा, तो एक दो दफा ओमेगा बाहर आ रहा है. ठीक है, फ्रॉम साइन एंड कॉस, and when I take the derivative of cos, I also get a minus sign, so this minus omega square is coming from the second derivative. ठीक है, साइन और कॉस दोनों का आप सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो यू विल गेट अ माइनस ओमेगा स्क्वायर, दैट इज कमिंग हियर. तो अब हमारे पास मास मैट्रिक्स के साथ एक दफा साइन आ गया, एक दफा कॉस आ गया. सेम थिंग इज गोइंग ऑन विद डैम्पिंग, सेम थिंग इज गोइंग ऑन विद स्टिफनेस. तीनों के साथ एक दफा साइन आ रहा है, एक दफा कॉस आ रहा है. ठीक है, राइट साइड के ऊपर सिर्फ साइन है. ठीक, you must also realize कि आपके पास जो इनिशियल था, हमने जो इनिशियल सॉल्यूशन अज्यूम किया है, दैट इज x11 x21 sin ओमेगा t and x12 x22 cos ओमेगा t. तो जहां पे मुझे डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट प्लग इन करनी है, वहां पे तो आई रिपीट दिस एग्जैक्ट थिंग. तो x11 x21 sin, और जब मैं दो दफा डेरिवेटिव ले रहा हूं तो आई गेट बैक, आई गो टू sin टू cos and then cos टू sin अगेन. तो एक्सेलरेशन वाली टर्म के ऊपर भी सेम कॉम्बिनेशन आ रहा है, x11 विद साइन. ठीक है, बट जब मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लेता हूं तो साइन चेंजेस टू कॉस एंड कॉस चेंजेस टू साइन. देयरफॉर इन द डैम्पिंग टर्म्स हमारे पास ये उल्टा हो रहा है. तो साइन के साथ दूसरा वाला वेक्टर आ रहा है, तो साइन के साथ x12 x22 आ रहा है और कॉस के साथ x11 x21 आ रहा है. ठीक है, तो जस्ट ये कलर कोडेड है, जस्ट टू मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड के कहाँ पे कौन सा वाले चल रहे हैं. What we can do in order to formulate four equations from here. We have done similar things before, but think about it. What we can do is we can separate the coefficients of sin omega t and cos omega t and compare them. ठीक है, तो हम लोग एक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे by comparing the coefficients of sin omega t, एक set of equations फॉर्म कर लेंगे by comparing the coefficients of cos omega t. साइन ओमेगा टी वाली टर्म्स हमने ले ली, तो साइन ओमेगा टी में हमारे पास ये वाला पार्ट आया था, देन हमारे पास साइन ओमेगा टी में ये वाला पार्ट आया था और ये आया था, और राइट हैंड साइड पे वी हैव अ फोर्स वेक्टर एज वेल. तो हमारे पास चार इक्वेशन फॉर्म हुई हैं. एक दफा साइन से फॉर्म हुई जिनकी राइट हैंड साइड पे फोर्सेस हैं, और एक दफा कॉस ओमेगा टी से फॉर्म हुई जिसकी राइट हैंड साइड जीरो है. नाउ दीज आर फोर इक्वेशंस एंड देयर फोर अननोन्स, यू नीड टू सॉल्व देम. अगर आपके कैलकुलेटर 4x4 सिस्टम डायरेक्टली सॉल्व कर लेता है, you're good. Otherwise, since you'll have access to your computers and the internet, so if I want you to try and have a solution ready to solve 4x4 systems. ठीक है, आपके पास कोई ना कोई solution होना चाहिए हाथ में कि आप 4x4 system solve कर सकें. ठीक है, you can easily find solvers online, या फिर कोई MATLAB टाइप की चीज अपने पास solve कर लीजिए, so that you can solve this thing directly whenever you get a chance, when you have to. Otherwise we have a linear algebra. ठीक है, तो आप इस 4x4 सिस्टम में से एक वेरी
Right, we can continue. People can rejoin whenever. Okay, so अब हमारे पास क्या हो रहा है? We have four equations, we have four unknowns. You can solve these four equations. Either मतलब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके 3x3 सिस्टम बना लीजिए and then you can solve with a simple calculator, or if you can find a way to solve 4x4 system directly, go ahead and do that. यहाँ पे हमने इक्वेशंस को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया हुआ है. जहाँ पे हमारे पास दो मैट्रिसेस आ रहे थे, फॉर एग्जांपल वी हैड टू मैट्रिसेस फॉर दिस वेक्टर इन रेड x11 x21, तो दो मैट्रिसेस आ रहे थे, दोनों को ऐड करा दिया. सेम थिंग यहाँ पे दिस x12 x22 के दो दफा मैट्रिसेस आ रहे थे, उनको हमने ऐड करा दिया. यू कैन डू दैट. सिंप्लीफाइड इक्वेशन फॉर्म हो गई. यू नीड टू सॉल्व फॉर दीज फोर अननोन्स एंड दिस नीड टू बी सॉल्व साइमल्टेनियसली बिकॉज दोनों इक्वेशंस में चारों वेरिएबल्स आ रहे हैं. ठीक है, तो वी हैव टू सॉल्व द फोर इक्वेशंस साइमल्टेनियसली. एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से चीज और क्लियर हो जाएगी. तो हमारे पास एक सिंप्लीफाइड सिस्टम है. तो दिस इज एन अनडैम्प्ड सिस्टम. वी हैव थ्री स्प्रिंग्स एंड टू masses. दोनों masses डिफरेंट है. स्प्रिंग्स में भी एक स्प्रिंग की मैग्नीट्यूड डिफरेंट है. देयर इज अ फोर्स अप्लाइंग ऑन वन ऑफ द स्प्रिंग्स. वन ऑफ द masses, दोनों masses पे फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, एक mass के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही. ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? Since there is no damping in the system, we can assume a simple solution. ठीक है, तो हमने बोला था अगर हमारे पास damping नहीं हो, then जो forcing function होता है sin में आ रहा है, तो आप solution में भी वही function assume कर लेंगे. So if you have sin 2t in the force, then you assume your solution to be x sin omega t or sin 2t. ठीक है. If there is damping in the system, then you are going to assume that long solution कि x11 sin omega t plus x12 cos omega t. तो अभी हमारे पास damping नहीं है, तो we only have one function in each of these x1 and x2. ठीक है, दोनों के अंदर सिर्फ एक sin की टर्म assume की हुई है, तो cos की टर्म नहीं है. If the solutions are in phase with the force, then you get a positive amplitude of capital X, otherwise you get a negative amplitude of capital X. ठीक है, अगर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होंगे तो. ठीक हो गया. तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए we'll do a similar sort of thing कि we'll substitute the solution in the equation. ठीक है, solution substitute करने के लिए we have assumed that our x of t is equals to x1 x2 sin omega t. तो you can find out x dot and you can find out x triple dot. ठीक है, तो आपके पास ये amplitude से कुछ नहीं होगा, but this will change to omega cos omega t, and here this will change to minus omega square sin omega t. Then you can plug the solutions back in. आपको acceleration की टर्म चाहिए और displacement की टर्म चाहिए. तो हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी x1 x2 ये पूरा वेक्टर जो है, तो दिस एंटायर थिंग इज हमारे जो डिस्प्ले सॉल्यूशन का वेक्टर था उसका सेकंड डेरिवेटिव है, एंड दिस इज आवर solution vector x of t. Let's put the vector sign here as well. सही हो गया. तो then what we can do, अब हमारे पास sin omega t की टर्म आ रही है, तो we can take sin omega t common outside. तो sin omega t के coefficients को कंपेयर करा लिया, तो we end up with only the coefficients of sin omega t. ठीक है, हमारे पास cos की टर्म है ही नहीं, तो हमने इसको इस तरीके से आप कह लें कि जो हम नॉर्मल कहते हैं sin omega t दोनों साइड पे कैंसिल करा दिया, बट essentially what we are doing is we are comparing the coefficients of sin omega t. तो हमने वो काम कर लिया, and whatever we end up with is a very simple system of two equations. You need to solve it in a calculator. So अगर आप कैलकुलेटर में सॉल्व करें, आपका कैलकुलेटर this solves this thing. And,
ठीक है, सॉल्व दिस थिंग। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, दिस इज A1 B1 A2 B2 तो यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस। ठीक है, तो इसमें कोई इतने मसले वाली चीज नहीं है, तो यू कैन इजीली सॉल्व। सर हाल है या मेरा इंटरनेट कट गया था, आई एम बैक। आज मैं डिफरेंट कंप्यूटर पे हूँ, वो दूसरा कंप्यूटर का जो यूज हो रहा था, तो ये दिस इज एक्चुअली causing me a little bit of trouble. Anyways, तो let's proceed. अब हमने क्या करना है? We have to actually find, हमने x1 और x2 solve किया, तो we can find out x1 and x2 from the solution, and from this actually we can find out our x1 of t and x2 of t. ठीक है ना? अब this minus sign we have said before, अगर आपके पास कोई एम्पलीट्यूड नेगेटिव में निकल के आ रहा है, this actually means that your solution is 180 degrees out of phase. You can bring this minus sign inside if you want to. You can leave it like this. This is all right. But if you want to, you can say that this is actually 20/9 sine omega t minus 180 degrees or minus pi. ठीक है, तो चूंकि 2 is 2 radians per second, तो जब आप उसको time t से multiply करते हैं, तो the answer that you get here is in radians. So the angle that we give needs to be in radians as well. तो हम 180 degrees को pi की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो this is 2t minus pi. These two forms are essentially the same. The only thing we're doing here is we are trying to clarify that this minus sign actually means a phase difference of 180 degrees. और ये phase difference किसके बीच में है? It's not between x1 and x2. It is, नजर तो आ रहा है कि यहाँ पे दोनों के बीच में phase difference है, but essentially we are saying that the phase difference is between the force and the displacement. So we are saying that x1 is in phase with the force and x2 moves in the opposite direction of the force, and this is counterintuitive if you think about this. हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम कहना ये चाह रहे हैं कि मेरे पास कहना ये चाह रहे हैं कि हम जब x2 के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो the force changes like this. Let us just draw this. We have our force F2 of t हमारे पास, which is 10 sin omega t, and this is a sine function, so it changes like this. This is 10. You have a minus 10 on the other side as well. ठीक है, अब आपका जो solution x2 आ रहा है, which is the part जिसके ऊपर force apply हो रही है, this is actually opposite to this. तो आप फोर्स जब राइट साइड पे लगा रहे हैं तो x2 लेफ्ट में मूव कर रहा है, तो दिस इज x2. x1 which is the other mass, the mass which जिस पे फोर्स नहीं लग रही, that is moving in phase with the applied force. So is this going to be true always? Not necessarily. This depends on the applied omega. This depends on the springs and the masses. ठीक है, आपके सिस्टम के स्प्रिंग्स मैसेज चेंज होंगे और फोर्स का ओमेगा चेंज होगा, तो दिस कैन चेंज. हो सकता है दोनों फोर्सेस, दोनों डिस्प्लेसमेंट्स इन फेज आ जाए विद द फोर्स. हो सकता है कि आपके पास x2 इन फेज आ जाए, x1 आउट ऑफ फेज हो जाए. तो दिस पर्टिकुलर केस हैज दिस फेज डिफरेंस फिनोमेना, बट किसी और के अंदर कोई और चीज भी हो सकती है. तो दिस इज नॉट अ जनरल रूल के हमेशा ऐसी होगा. ठीक है, तो इस केस में जिसमें आपके पास दो स्प्रिंग्स ऑफ 1 न्यूटन पर मीटर है, एक स्प्रिंग 2 न्यूटन पर मीटर का है, एक मास 1 kg है, दूसरा मास 2 kg है, और फोर्स इज एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 रेडियंस पर सेकंड. इन दिस पर्टिकुलर केस ओनली आवर x2 इज आउट ऑफ फेज विद द फोर्स एंड x1 इज इन फेज विद द फोर्स. ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर कि ये एक पर्टिकुलर केस की बात हो रही है. दिस इज नॉट अ जनरल रूल और समथिंग. ठीक हो गया? राइट. तो एक और एग्जांपल है. अब ये एग्जांपल जो है, दिस एग्जांपल इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन बिकॉज दिस वन हैज डैम्पिंग इन इट. तो अब डैम्प के केस में वी नो दैट द सॉल्यूशन बिकम्स अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड. थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ता है डैम्पिंग वाले केस में. तो इक्वेशन उन्होंने हमें दी हुई है, बनी बनाई. वी नीड टू फर्स्ट सी सिस्टम को देखते हैं कि क्या सिस्टम के अंदर चीजें गिवन है.
and from there we can actually solve this thing. तो हमें 3 springs given है, 2 जब में damping given है, दोनों masses के ऊपर कोई ना कोई force apply हो रही है, but the forces are at the same omega. This is the type of system we have studied. ठीक है, उन्होंने हमें mass matrix, damping matrix, stiffness matrix बना के दे दिया है, force का vector भी बना के दे दिया, तो all of that is given. Our job is now to assume a solution, plug that solution into the equations and solve for the unknown amplitudes. And let's see how we do that. तो हमने सबसे पहले काम ये करना है कि हमने एक solution assume करना है. अब since we have damping in the system, we are going to assume the complete long solution. ठीक है, अब इस केस में हमारे पास जो solution आ रहा है, that is x11 sin omega t plus x12 cos omega t, x21 sin omega t plus x22 cos omega t. ठीक है, we can write this thing in terms of a vector if you want to. तो वेक्टर में ये हमारे पास x of t का जो वेक्टर बनेगा, this would be x11, x21 sin omega t plus x12, x22 cos omega t. ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया. अब हमें इसको प्लग इन करना है अपनी इक्वेशन के अंदर. तो व्हाट वी डू, वी विल एक्चुअली फाइंड इट्स डेरिवेटिव्स. फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, एंड विल प्लग द सॉल्यूशंस बैक इन. ठीक है, तो यहाँ वो काम निकाल लिया. इसके पीछे जो स्टेप है, प्लीज गो अहेड एंड ट्राई दिस. इट्स नथिंग स्पेशल गोइंग ऑन. आपके पास दो एक्चुअली सॉल्यूशंस हैं. हाँ, ठीक है, दो पार्ट्स हैं. तो एक दफा साइन का डेरिवेटिव होगा, एक दफा कॉस का डेरिवेटिव होगा. तो आपके पास जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो दिस विल चेंज, फर्स्ट टर्म विल चेंज टू कॉस, सेकंड टर्म विल चेंज टू साइन, एंड देन वी टेक द सेकंड डेरिवेटिव, दे विल कम बैक टू दिस ओरिजिनल फॉर्म के साइन और कॉस के फॉर्म में आ जाएंगे. ठीक है, तो देन विल प्लग द एंटायर थिंग बैक इन. तो आपके पास मास मैट्रिक्स के साथ अगेन एक साइन की टर्म आ रही होगी, एक कॉस की टर्म आ रही होगी. डैम्पिंग के साथ भी साइन और कॉस दोनों आ रहे होंगे. स्टिफनेस के साथ भी साइन और कॉस दोनों आ रहे होंगे. तो विल डू दैट. कंप्लीट एक्सपेंड हो गया. ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे अगेन कलर कोड किया हुआ है. तो हमारे पास साइन इज इन ब्लू, कॉस इज इन रेड, और साइन के जो ओरिजिनल कोएफिशिएंट्स थे दे आर इन ब्लू, रेड के जो ओरिजिनल कोएफिशिएंट्स थे दे आर इन रेड. तो वी सी इन डैम्पिंग दे हैव चेंज्ड. तो जो कॉस के कोएफिशिएंट्स थे वो साइन के साथ आ रहे हैं, जो साइन के कोएफिशिएंट्स थे वो कॉस के साथ आ रहे हैं, बिकॉज़ फर्स्ट डेरिवेटिव लिया हुआ है. एंड द नेक्स्ट स्टेप, वी नो व्हाट द नेक्स्ट स्टेप इज. सबसे पहले काम ये हमने किया हुआ है यहाँ पे कि हमने ओमेगा प्लग इन कर दिया. तो वी नो दैट ओमेगा इन आवर सिस्टम इज 5, तो वी कैन जस्ट कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू with 5 equals to omega. ठीक है, and these are the equations that we get. अब हमने इसके बाद क्या काम करना है? अब हमने 4 equations form करनी है from these 2 equations. That is done by comparing the coefficients of sine and cos on either sides of these equations. So हमारे पास एक दफा sin 5t के coefficients आ जाएंगे, एक दफा cos 5t के coefficients आ जाएंगे. So these are the 4 equations that you get in this with this. ठीक है, तो 4 equations form हो रही है. 4 unknowns हैं. चारों unknowns 4 equations के अंदर आ रहे हैं, which means कि you can't actually solve 2 equations at a time or 3 equations at a time. You have to solve all of them together. सही. इसके बाद in order to simplify this a little bit further, जहाँ पे कोएफिशिएंट सेम उनको ऐड करा देते हैं, तो हमारे पास x11 x21 के दो, ये जो वेक्टर ब्लू वाला आ रहा है, इसके ये दो मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं ये ऐड हो जाएंगे. सिमिलरली द सेकंड सेट जो रेड वाला वेक्टर है x12 x22, ये दो दफा आ रहा है, तो इसके मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐड हो जाएंगे. बाय एडिंग similar terms you get a simplified form. ठीक है, अब हमारे पास काफी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई. 4 इक्वेशंस है, 4 अननोन्स हैं, इनको सॉल्व करना. I'm going to show you क्या solution आ रहा है, and then in the next slide I'll also show you अगर मैंने हाथ से solve करना होता तो मैं क्या करता. तो मैंने वो hand solution किया हुआ है, and we'll have a look at that as well. तो first of all let's see कि अगर I'm assuming here कि we have some way of solving these 4 equations, and when we solve these 4 equations we get the 4 solutions. ठीक है, कैसे हुआ है we can talk about that in a minute.
The steady state solution is now x1 of t and x2 of t, or we can write in terms of pure sine if you want to. तो हमने पीछे साइन के फॉर्मूले लिखे हुए थे, साइन का फॉर्मूला हमने x और phi के फॉर्मूले लिखे थे. You can bring that here and you can do that if you want. Otherwise you can leave it like this if you want. Unless कि मैंने मांगा हुआ है कि sin omega t plus phi में minus phi की फॉर्म में आंसर करें, then you have the formulas for that. In this, we know that this is x11, this is x12, x21 and this is x22. ठीक है, तो ये आपके पास x1 और x2 के सॉल्यूशंस निकल के आ गए. If you have any questions in this, please feel free to stop me and ask them. ठीक है, don't wait till the end. ठीक है, कोई भी चीज़ को पूछ लीजिएगा. Right, तो this is done. Now what we need to do is हमने देखना है कि अगर हमें ये चीज को मतलब कि we do not have access to, let's say, a solver which can solve 4x4 systems. हमारे पास पुराने style calculators which can only solve 3x3, then we can actually do that. It doesn't take very long. तो हमें हमारा basic idea क्या होगा? तो हमारे पास 4 equation है. तो मैंने वो चारों equations यहाँ पे लिख दी हैं. तो this is 1 2 3 4 our 4 equations. Our idea is we want to eliminate one of the variables from this. ठीक है, basic सी चीज है. 4 वेरिएबल्स हैं, उनमें से मुझे एक को एलिमिनेट कराना है ताकि 3x3 सिस्टम फॉर्म हो जाए. तो उसको मैं सॉल्व कर लूंगा. फिर एक तो I'm going to eliminate x11. This is what I've done here. You can do anything else you want to. कोई और एलिमिनेट कराना है, कोई और एलिमिनेट करा लीजिए. I am eliminating x11. उसको कराने के लिए तो I am doing various algebraic operations. You can, of course, you'll need to think about this कि क्या multiply करके add कर रहा हूँ, क्या multiply करके subtract कर रहा हूँ, so that x11 can be eliminated. मैंने basically 1 और 4 को solve करके equation बनाई, 2 और 4 को solve करके equation बनाई, और 3 और 4 को solve करके equation बनाई. ठीक है? तो I have 3 equations. You can't use the same set twice. आप ये नहीं कर सकते कि 1 और 4 को 2 दफा कर लें यार. ठीक है, you can't do that. So you have to have different combinations. और वो combination ऐसे हैं कि 3 equations से चौथी को कराया. ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं कि 1 2 को करा लिया, 2 3 को करा लिया, फिर 1 3 को करा लिया. ऐसे नहीं कर सकते because that means कि आप same system के बीच में काम कर रहे हैं. तो मैंने 3 equations का चौथी equation के साथ operation करवाया. तो this is important because otherwise your system will be linearly dependent और solve नहीं होगा. तो I pick the first 3 equations. उन तीनों का चौथी equation जो कि कहीं और यूज नहीं होती, वो बारी बारी सब equation के साथ ऐड होगी. ठीक है, उनसे ऑपरेशन करवाया and I eliminated x11 from the 3 equations. I'm calling these 3 equations A, B and C. Then I can go ahead and solve A, B, C on a simple calculator. 3x3 system में solve हो जाएगा. Once I find these 3, then I can plug the 3 solutions in any of the initial 4 equations and I can find out what is x11. So this is one way to actually solve this if you do not have access to a 4x4 solver, but in a setting where you have open internet and you should not need to do this. आपके पास save time. I would recommend that you should save time and you should have a solution ready. You should have a solution ready to solve this 4x4 system. तो जो भी चीज भी आपने करनी है ना एग्जाम में, you feel कि आपने कहीं इंटीग्रेट करना है, कुछ करना है, जो भी चीज है, whatever you need to do, you should have a solution beforehand ताकि आपको उस पॉइंट पे ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा. आपके पास पता होगा आपने क्या करना. Okay, so this is one problem. एक problem और देख लेते हैं. अब ये जो problem है, this problem involves a slightly more complicated system. It's not difficult, but it's slightly more complicated. ठीक है, तो हमारे पास हमें करना क्या है, हमें सिस्टम दे दिया जिसमें एक कंपाउंड पुली है और एक मास है. ठीक है, we have dealt with a system like this before जब हम equations form कर रहे थे. और हमें इसका स्टेडी स्टेट रिस्पांस निकालना है और हमें जो कंपाउंड पुली है उसके जो रेडियाई हैं they are r and 2r. तो इनर रेडियस इज r and the outer radius is 2r. उसका j हमें गिवन है 2mr square. इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज भी निकालनी है. ठीक है, तो we have to find the natural frequencies and we have to find out the steady state response.
फोर्स अप्लाई हो रही है एक, दैट इज ऑन द मास एम, ठीक है, कोई टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा जे के ऊपर, just one applied force, that is F naught sin omega t, and applying on the mass m. सिस्टम को सॉल्व करने के लिए लेट्स टॉक अबाउट द अप्रोच. आपको सिर्फ उन्होंने सिस्टम की स्कीमेटिक दे दी है. व्हाट वुड यू डू? द फर्स्ट जॉब इज टू राइट द इक्वेशंस. दैट्स द फर्स्ट जॉब. इक्वेशंस लिखने के लिए यू वुड नीड द फ्री बॉडी डायग्राम्स, ठीक है. आपको फ्री बॉडी डायग्राम्स चाहिए, और फ्री बॉडी डायग्राम्स के साथ आपको फिर आप उस इक्वेशन लिख सकते हैं. उन इक्वेशन से आप अपनी मैट्रिक्स इक्वेशन लिख सकते हैं. इन द मैट्रिक्स इक्वेशन यू कैन प्लग इन एंड अज्यूम सॉल्यूशन, एंड देन यू कैन प्रोसीड एज वी हैव डन बिफोर. बट द फर्स्ट स्टेप नीड्स टू बी डन नाउ. आपने पहले हमें इक्वेशन गिवन थी, अब हमें इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है. तो इक्वेशन फॉर्म करनी है. यहाँ पे मैंने हैंड सॉल्यूशन किया हुआ. वी कैन गो थ्रू इट एंड यू कैन रिव्यू दैट एंड ट्राई टू सॉल्व दिस थिंग ऑन योर ओन एज वेल. तो लेट्स टॉक अबाउट मैंने क्या किया है. तो there's a lot going on, to just focus on the part that I am targeting. Otherwise, it will be too much information and might not be clear. हाँ, ये सिस्टम केवल था, ठीक है. इसमें दो हमारे पास सब पार्ट्स हैं जिनकी हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी. हर डिग्री फ्रीडम के लिए अलग इक्वेशन लिखनी पड़ती है. तो पुली और जो मास है, they're connected to a spring, which means that they can move independently of one another. So this is a 2 degree freedom system. सर आपका नेट लैग कर रहा है. We can't hear the audio. Okay, so let me just switch to 4G. मैं असल में hopefully things will get better now. मैंने अपने 4G पे switch किया. Let's see whether this works. तो रिलीज का बटन. what we have here is कि हमारे पास 2 डिग्री फ्रीडम सिस्टम है. तो हमें दो इक्वेशंस लिखनी है. एक हमें इक्वेशन लिखनी है फॉर अवर पुली एंड द सेकंड इक्वेशन विल बी फॉर द मास, ठीक. तो हमें दोनों के लिए फ्री बॉडी डायग्राम्स बनानी है, फिर दोनों की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी. सिंस दिस इज सिंपल सिस्टम कि हमारे पास हर डिग्री के लिए ऐसा नहीं है कि दो मासेस के कॉम्बिनेशन है जो कि रिजिडली कनेक्टेड है. तो वी कैन इवन यूज सिंपल न्यूटन्स लॉ फॉर दिस. तो मैंने यहाँ पे न्यूटन्स लॉ को यूज किया हुआ है. यू कैन यूज फ्री वर्चुअल वर्क और एनीथिंग यू लाइक, बट मैंने यहाँ पे न्यूटन्स लॉ को यूज किया हुआ है. सही है. तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है. तो हमने पुली की फ्री बॉडी डायग्राम बनाई. पुली के ऊपर दो स्प्रिंग की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है. सिर्फ दो स्प्रिंग की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. हम पुली के लिए बोल रहे हैं कि देयर आर 2 पॉइंट्स इन द पुली जहाँ पे स्प्रिंग्स कनेक्टेड होंगे, ठीक है. तो एक पॉइंट है ये इनर रेडियस के ऊपर जहाँ पे मैं अभी होवर कर रहा हूँ, और दूसरा ये वाला पॉइंट है, ठीक है. दोनों पॉइंट्स की डिस्प्लेसमेंट जो ट्रांसलेशन डिस्प्लेसमेंट है अलग होगी, बिकॉज पुली ये कंपाउंड पुली है. पूरी पुली का थीटा सेम है, तो इट्स थीटा, बट सिंस द रेडियस इज डिफरेंट, तो हमारे पास जो x2 होगा, x2 would be inner radius times theta, so it is r theta, and जो x3 मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, this is going to be outer radius times theta, so it's 2r theta. तो x2 और x3 आ गए. Since our variables are x and theta, पुली के लिए थीटा ले रहे हैं, मास के लिए x ले रहे हैं, तो our solution should be in terms of x and theta. So x2 and x3 are just x2 and x3 are just intermediary variables जिनको हम बाद में replace करा देंगे in terms of theta. We need them in order to find the spring forces. सबसे पहली बात. तो फिर हमने अगली चीज ये करनी है कि अब हमारे पास एक स्प्रिंग जो है, this spring is fixed on one end. तो अगर हमारे पास so let's talk about this. तो अगर आपके पास थीटा ऐसे रोटेट कर रहा है, then x2 is going like this, ठीक है ना. ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है. just want to highlight this कि थीटा किस डायरेक्शन में x2 जा रहा है. then the force direction is needs to be opposite to this because one end is fixed. तो जो आपके पास force आ रही है kx2, this is opposite to x2. सही. ओके. फिर आप आ जाते हैं अपनी सेकंड स्प्रिंग को.
सेकंड स्प्रिंग के दोनों एंड्स मूव कर रहे हैं विद x एंड विद x3. नाउ इसका एम्पलीट्यूड हमें अज्यूम करना पड़ेगा एंड बेस्ड ऑन द अज्यूम्ड एम्पलीट्यूड विल पुट द डायरेक्शन. तो हमने यहाँ पे एम्पलीट्यूड अज्यूम किया k x3 minus x. x3 क्या है? x3 इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट है. अगर मैं x3 को बड़ा ले रहा हूँ देन द फोर्स इज ऑपोजिट टू x3. ठीक हो गया. और तो हमारे पास k x3 minus x की डायरेक्शन ऑपोजिट टू x3 आ गई. हमारे पास ये सॉल्यूशन इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बन गई हमारे पास. ठीक है, दो फोर्सेस एक्ट कर रही है इसके ऊपर और कुछ भी नहीं कर रहा. फिर हम आ गए मास m के ऊपर. मास m के ऊपर क्या क्या है? मास m के ऊपर एक अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, और दो स्प्रिंग्स हैं. एक स्प्रिंग एक साइड पे फिक्स्ड है, ठीक है, तो द फोर्स हियर विल बी ऑपोजिट टू x. ठीक है, तो वो फोर्स हमने ऑपोजिट टू x ड्रॉ कर. दूसरा जो स्प्रिंग है वही वाला स्प्रिंग है. अब वी हैव सेड बिफोर कि वी आर नॉट बाउंड टू टेक द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ द स्प्रिंग फोर्स इन डिफरेंट मासेस. तो यहाँ पे हमने k x3 minus x अज्यूम किया था, यहाँ पे मैंने k x minus x3 अज्यूम कर लिया. वी आर अलाउड टू डू दैट. ठीक है, एंड सो यहाँ पे मैंने k x minus x3 अज्यूम किया एंड सिंस दिस इज x एंड यहाँ पे मैंने x minus x3 किया है, तो द फोर्स इज ऑपोजिट टू x. सही है, तो यहाँ पे x minus x3 करने की वजह से फोर्स ऑपोजिट टू x आ गई. दिस इज वन वे टू डू इट क्विकली. आप हर मास के ऊपर ऑपोजिट फोर्स लेते हैं और स्प्रिंग के मैग्नीट्यूड को उस मास की डिस्प्लेसमेंट से दूसरा वाला माइनस करा देते हैं. तो फॉर एग्जांपल मास m की डिस्प्लेसमेंट x थी, तो मैंने फोर्स x minus x3 ले ली और फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट ले ली. इधर भी मैंने यही काम किया, मैंने फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट की और इस मास के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट थी x3 उसमें से दूसरी वाली माइनस करा दी. तो यू कैन जस्ट कीप ऑन डूइंग दिस फॉर एवरी मास. तो उस मास की डिस्प्लेसमेंट में से दूसरी वाली माइनस करा के फोर्स को ऑपोजिट ले सकते हैं. दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू डू इट. तो ये वाला काम हमने कर दिया. हमारे पास दो फ्री बॉडी डायग्राम्स बन गई दोनों फोर्सेस के लिए. ठीक है, तो हमारे पास ये फोर्स आ गई, ये फोर्स आ गई. तीन फोर्सेस मास m के ऊपर एक्ट कर रही हैं, दो फोर्सेस पुली के ऊपर एक्ट कर रही हैं. पुली इज इन रोटेशन, तो पुली की हमने इक्वेशन लिखी है समेशन m इक्वल्स टू j थीटा डबल डॉट. ठीक है, तो j थीटा डबल डॉट इज इक्वल्स टू द मोमेंट ऑफ द टू फोर्सेस kx2 और kx3 minus x की मोमेंट्स हमने लिख दिए. we had to rearrange it. थोड़ा सा rearrange किया कि हमने x2 x3 x अलग अलग कर दिया. x2 और x3 को हमने in terms of r theta रिप्लेस कराना था, वो हमने रिप्लेस करा दिया. सही है. and then we can then collect the coefficients of theta and x if you want to. ठीक है, थीटा को कलेक्ट कर लें, x को कलेक्ट कर लें and we end up with a simplified equation which we are labeling equation A. ठीक है, सेकंड केस में आ गए. सेकंड इक्वेशन थी समेशन m इक्वल्स टू mx डबल डॉट की इक्वेशन लिखनी थी. ठीक है, तो हमने mx डबल डॉट इज इक्वल्स टू समेशन f किया. तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, माइनस k x minus x3 माइनस k x एंड f नॉट साइन ओमेगा t. f नॉट साइन ओमेगा t को एक तरफ रखा. फोर्सेस वाली टर्म अप्लाइड फोर्सेस को राइट हैंड साइड पे रखते हैं और जो डिस्प्लेसमेंट वाली टर्म्स होती है उनको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं. ठीक है, तो ये हमने कर दिया. तो हमारे पास दो इक्वेशंस फॉर्म हो गई. तो दिस शुड बी p. a और b हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई. वी कैन देन राइट आवर मैट्रिक्स इक्वेशन. तो मैट्रिक्स इक्वेशन लिखने के लिए यू ऑलवेज स्टार्ट विद एन एम्प्टी मैट्रिक्स. इसके साथ स्टार्ट करते हैं. हम थीटा और x थीटा ऊपर रखते हैं तो ऊपर ही रखते हैं. व्हाटएवर वी हैव डन विल कीप इट लाइक दिस. हमने पहले एम्प्टी इक्वेशंस लिखनी है. ठीक है, और उसके बाद हम इन मैट्रिसेस को फिल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल थीटा डबल डॉट के क्या कोएफिशिएंट्स हैं इन द फर्स्ट इक्वेशन? इट्स j. तो हमने j लिख दिया. क्या x डबल डॉट है? नहीं है. सेकंड इक्वेशन के अंदर क्या थीटा डबल डॉट है? नहीं है. और हमारे पास x डबल डॉट का जो कोएफिशिएंट है दैट इज m. तो हमारे पास मास मैट्रिक्स फिल हो गया. देन वी कैन गो अहेड एंड फिल आउट द डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स सेम तरीके से. तो यहाँ पे हमारे पास थीटा के kr स्क्वायर प्लस 4kr स्क्वायर आ रहा था, तो दिस बिकम्स आवर 5kr स्क्वायर. x के साथ -2kr आ रहा था, -2kr लिख दिया. हमारे पास सेकंड इक्वेशन के अंदर थीटा के साथ -2kr आ रहा था और हमारे पास x के साथ 2kr आ रहा था. ठीक है, तो वी राइट एवरीथिंग. वी गेट
our matrix equation. So this is our mass matrix. This is our stiffness matrix. Okay. This is our displacement solution. Sorry, acceleration solution. This is our displacement solution, and this thing is equals to our forces. ठीक हो गया. Solution assume करना, since there is no damping in the system, we do not need two terms. हमें सिर्फ एक term से काम चल जाएगा. तो we, since the applied force is in sine, applied force हमारी sine में है, तो we'll assume the solution in sine as well. तो हमने यहाँ पे sine की form में solution को assume कर लिया. दोनों solution same किया. X equals to capital X sin omega t, theta equals to capital theta sin omega t. Second derivative ले लिया because we need that in this equation. और उसके बाद solutions को plug in कर दिया. ये सारा काम, आप आगे का काम सेम है जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी. तो वी प्लग एवरीथिंग इन, वी कलेक्ट द कोएफिशिएंट्स ऑफ साइन ऑन बोथ साइड्स एंड कंपेयर, एंड वी फाइंड दिस आउट. हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आ गई. अब ये इक्वेशन है 2/2 सिस्टम है, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. हमारे पास सब कुछ इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट, इन टर्म्स ऑफ लेट्स से कांस्टेंट्स हैं. वी डू नॉट हैव नंबर्स हियर, तो यू कांट जस्ट पुट दिस इन अ कैलकुलेटर, सो यू हैव टू सॉल्व दिस बाय हैंड. ठीक है. Shouldn't be a problem. 2/2 system है, can easily be solved. आप एक वेरिएबल को एक इक्वेशन से निकालें, दूसरे में प्लग इन करें, सिंप्लीफाई करें, you get the results. An easier approach is the Cramer's rule. If you know what that is, अगर नहीं पता तो go and revise this thing. तो I'll just quickly summarize what Cramer's rule is. तो अगर हमारे पास ये सिस्टम बन के आ रहा है, then we have this thing A1 B1 A2 B2 X and Y equals to C1 and C2. This should be a vector. ठीक है. तो हमें X और Y निकालने हैं. X is equal to the ratio of two determinants and Y is equals to the ratio of two determinants. करते क्या है, एक मैट्रिक्स हमारे पास ये वाला अवेलेबल है ऑलरेडी. जो सा सॉल्यूशन निकालना होता है ना, उसके कॉलम को इस सी से रिप्लेस करा देते हैं. तो दिस सी कैन बी रिप्लेस्ड हियर और हियर डिपेंडिंग ऑन द चॉइस. सो लेट्स सी हाउ वी आर सॉल्विंग दिस थिंग. तो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन जो ये वाली बन रही थी, हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स जो बन रहा है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, जो सा सॉल्यूशन में चाहिए होगा ना, उसकी जगह पे हम 0 F0 को रिप्लेस करा देंगे. तो लेट्स सी हाउ दिस इज डन. तो हमने न्यूमरेटर में एग्जैक्ट सेम अपना ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिया हुआ है, जो हमारा जो मैट्रिक्स x और थीटा वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा था, और न्यूमरेटर के अंदर जो सा सॉल्यूशन चाहिए उसकी रो को रिप्लेस कर, उसके कॉलम को रिप्लेस करा हुआ है. तो थीटा चाहिए था, थीटा वाज द फर्स्ट वेरिएबल, तो फर्स्ट कॉलम को 0 F0 से रिप्लेस करा दिया. दिस इज वेरी easy and very direct because now you just have to take the determinants in the numerator and denominator separately. आपको कुछ चीज simultaneously solve नहीं करनी. आपने simply ये काम करना है कि आपने ये चीज लिख दी, उसके बाद आपने determinants को open कर दिया and that's it. और x निकालने के लिए भी हमने सेम काम किया था, बट x के केस में हमारे पास जो ये वाला कॉलम बन रहा था, इसको हमने 0 और F0 से रिप्लेस कराया. तो डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम और न्यूमरेटर में हम appropriate कॉलम को रिप्लेस करा देते हैं. तो फर्स्ट वेरिएबल सॉल्व करना है तो फर्स्ट कॉलम रिप्लेस करा दिया, सेकंड वेरिएबल सॉल्व करना है तो सेकंड कॉलम को रिप्लेस करा दिया, एंड दैट्स हाउ वी फाइंड आउट थीटा एंड दैट्स हाउ वी फाइंड आउट x. मच इजियर, दिस इज मच फास्टर. ठीक है. तो जल्दी काम हो जाता है. अच्छा, एक तो ये वाली चीज हो गई. तो दिस इज जस्ट देयर कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक हो गया. देन the next thing that was asked in the problem was कि आप इसकी natural frequencies भी please निकालिए. तो natural frequencies निकालने के लिए तो इस सिस्टम, अब हमें ये काम करना है कि हमें इस सिस्टम की natural frequencies निकालनी है. ठीक है. तो natural frequencies निकालने के लिए we know कि अगर हमारे पास natural frequencies कैसे निकलती थी, think about this. तो हमारे पास सेम काम हो रहा होता था, तो we were doing a similar sort of thing but our right hand side was 0. तो हमारे पास जो यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा होता था टाइम्स थीटा एक्स वाज इक्वल टू 0 एंड वी सेड कि वी नीड टू टेक द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू 0. ऐसे काम किया था ना, जो हम काम करते थे कि हम
we used to say कि हमें अगर natural frequencies निकालनी है तो we can say minus omega square m plus k and this was equals to 0. This is actually the same matrix that is shown here. तो ये जो determinant यहाँ पे हमने निकाला है ना, जिस denominator जो हमने लिखा हुआ है, this is actually minus omega square m plus k का determinant. So this is the same. Right, so let's just wait for people to join back and then we can talk about this and we can end this thing in the next 2-3 minutes. इस सवाल के बाद हम खत्म कर देंगे. सर अभी आप क्या यूनिवर्सिटी में या नहीं मैं अभी घर पे हूँ. यूनिवर्सिटी एक्चुअली अभी तक हम लोगों को उन्होंने बोला नहीं है ज्वाइन बैक का, तो we'll see when they ask us to join back. I went there, last class मैंने वहीं से ली थी. I was there in the university on Tuesday for something, but अभी I'm at home. Okay, so basically अब हमने ये बात की कि जो हम डिनोमिनेटर यहाँ पे ले रहे हैं, this is actually the same equation which we have been calling the characteristic equation. And if you think about this, what would happen if the determinant is set to 0 here? If the determinant is set to 0, this would mean that आपका यहाँ पे denominator जो है, ये denominator जो x में आ रहा है और जो theta में आ रहा है, this denominator will become 0 and your solutions x and theta will go to infinity, which basically means that we are talking about some sort of resonance here, right? तो हम उसी चीज की natural frequency की बात कर रहे हैं. तो the same characteristic equation appears in the denominator of the steady state solution here. तो हम अगर हमें natural frequencies निकालनी है, तो we just need to pick the denominator और directly assume जो हमने बात की हुई थी जो अपने initially कि हम किस तरीके से characteristic equation लिखते हैं, उधर से start कीजिए. Equation form होगी which will be the same as the denominator and then you can just go ahead and solve for omega square. ठीक है, आप omega square solve करें, आपके पास दो solutions निकल के आ रहे हैं omega square के 2 and 5/2 k upon m. ठीक है, तो you can of course just manipulate everything and get to omega 1 square and omega 2 square. Omega 1 or omega 2 will come out to be under root 2 under root k upon m and omega 2 will be under root 5 upon 2 under root k upon m. ठीक है, तो this is how natural frequencies are coming up. इसकी मोड शेप्स निकाली जा सकती हैं, इसकी मोड शेप्स भी निकाली जा सकती हैं. It won't be an issue. अगर आपको पता है अपनी natural frequencies, तो we can go back to this original equation जो यहाँ पे हमने लिखी हुई है. Right hand side would become 0 and we can just replace omega with omega 1. This would change to theta 1 and x1 and then we we can find out the ratio of theta 1 and x1. That would give me mode shape 1 and then I can replace omega 2 here, which would give me theta 2 and x2 and I can find out R2, which is the ratio of theta and x in mode shape 2. ठीक है, तो it's all interconnected. ठीक है, जो आपके पास especially जो left hand side form हो रही है, this is going to be the same whether you're talking about the steady state solution or you're talking about the free vibrations. दोनों केस में same है. The difference is कि steady state के केस में right hand side पे एक forcing vector आ रहा है और free vibration में right hand side 0 है. ठीक है, तो once you form this equation, from here on out you can do anything you want. You can find out the mode shifts by setting the right hand side equals to 0 and then finding the natural frequency and finding R1 and R2. Or you can find out the steady state solution by just keeping the forcing vector, assuming a steady state solution and plugging it in here. दोनों की approaches different है. आपके पास steady state solution में हम exact solution निकाल रहे हैं x और theta का, because we have a right hand side and we are assuming essentially कि हम इस system को solve कर सकते हैं, which means कि आपका ये जो matrix है, this matrix has an inverse. अगर ये solve हो रहा है इसका मतलब है कि ये matrix exist, इसका inverse exist कर रहा है. But in free vibrations, we are forcing this inverse to be not possible. We are setting the determinant equals to 0, which means the inverse is no longer possible.
and therefore we find out just a ratio between the different amplitudes in the system. X और theta का सिर्फ ratio निकल के आएगा. तो maths is one thing, but you should understand the significance of the physics behind it. कि हो क्या रहा है. Steady state solution is exact. हम x और theta की exact values निकाल सकते हैं. ठीक है? But in free vibrations, we are not finding the exact value of x and theta from this equation. हम सिर्फ इनका रेशियो निकाल लें x और थीटा. ठीक है, और फिर एग्जैक्ट वैल्यू के लिए वी नीड द इनिशियल कंडीशंस. तो जब हम इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करते हैं तो वी कैन देन फाइंड आउट व्हाट इज फॉर एग्जांपल x, और फिर रेशियो से वी कैन फाइंड आउट थीटा. ठीक हो गया. तो जस्ट रिमेंबर व्हाट इज गोइंग ऑन विद दिस इक्वेशन. एक में इनवर्स पॉसिबल है इन द स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन, एक में इनवर्स पॉसिबल नहीं है बिकॉज द डिटरमिनेंट इज 0. दिस इज द फ्री वाइब्रेशन केस. ठीक है, तो let's end this thing here. इंशाल्लाह अगली क्लास में we will be closing this topic and we'll see what to do. ठीक है, तो हम लोग most likely इसके बाद wind up कर देंगे अपने कोर्स को. ठीक है, so that you have time to revise and basically complete your CEP and things like that. ठीक है, तो if you have any issues in your CEP or anything, come to the question answer sessions. ठीक है, अगला question answer session सेक्शन ए का मंडे को है और सेक्शन बी का वेडनेसडे को है. Come to the question answer session. If you have any questions related to complex engineering problem, do the CEP yourself, because there is those who have actually talked to me must now realize that there are so many options here in the CEP that if you discuss and try to come up with a similar solution, it will be very apparent, because it is too open of a problem to have very similar solutions. ठीक है, so make sure you do your own solution and do not copy, because copied solution and solutions which are too similar would lead to a 0. So make sure that point is clear in your head. If you have any queries related to that or anything, come in the question answer sessions, which will now happen on Monday and Wednesday for sections A and B respectively. Okay. So if you have anything to talk about right now, I'm here. Otherwise, you're free to leave. Sir, exams का पूछा था. Recording stop कर दे, सुबह डिस्कस करें. Sure. Let me just